दोस्तों नमस्कार। आज दुनिया की सबसे बड़ी खबर है कि हिजबुल्लाह का जो चीफ था हसन नसरुल्लाह वो मारा गया। लेकिन इस बात को भी सोचना पड़ेगा कि अचानक हमास से लड़ते लड़ते पूरा फोकस हिजबुल्लाह पे कैसे आ गया। और दूसरी तरफ इस पूरे घटनाक्रम में ना तो यूरोप ने कुछ बोला, ना अमेरिका ने कुछ बोला, और पूरे घटनाक्रम में पिछले 1 साल से जो इजराइल में लड़ाई चल रही है उसमें सऊदी अरेबिया भी खामोशी से तमाशा देखता रहा। इसका मतलब यह है कि पहले हमास और फिर हिजबुल्लाह ये किसी बड़े चेस गेम के अंदर छोटे से प्यादे थे। और वो बड़ा चेस गेम क्या है, आज आंकड़ों के साथ वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि जो जानकारी मैं आपके सामने रखने वाला हूं उससे आपको ये पता लगेगा कि दुनिया में कोई भी बड़ा देश अपने रिसोर्सेज अरबों डॉलर इसीलिए वेस्ट नहीं कर रहा कि उसको कुछ आतंकवादियों को मारना है। उसके पीछे बहुत बड़ा खेल है, और उस खेल में हमास और हिजबुल्लाह, जिसको हम ये कहते हैं रोड ब्लॉक्स, बन रहे थे। इनकी न्यूसेंस वैल्यू बहुत बड़ी हो रही थी, इसलिए उनको ठिकाने लगाना जरूरी था। अब इस चेस गेम की परिभाषा क्या है? निश्चित रूप से जब तक बड़े खिलाड़ियों का हित नहीं होता वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स इसमें खर्च नहीं करेंगे। और यही खिलाड़ी आज किस तरह से अपना गेम बदलेंगे, अगला टारगेट क्या होगा और किस तरह से रणनीतियां बदलेंगे, इसकी चर्चा मैं आज आपके साथ करने वाला हूं। इसलिए आप इस वीडियो को शेयर करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। दोस्तों, आज अगर आपको ध्यान से देखना हो तो जो थंबनेल पे मैंने 2 मैप दिए हैं उनको ध्यान से देखिए। एक मैप है रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव ऑफ चाइना। चाइना का ये था कि भाई चाइना से जितना माल पैदा होता है, अब क्योंकि चाइना ने फैक्ट्रियां तो बहुत लगा ली और उनको अगर दुनिया भर में माल बेचना है तो उनको एक पूरा नेटवर्क चाहिए ट्रांसपोर्टेशन के लिए, वेयर हाउसिंग के लिए, लॉजिस्टिक्स के लिए। इसलिए उन्होंने इनिशिएटिव ये किया कि जहां जहां उनके इंपॉर्टेंट मार्केट्स हैं वहां वहां पे वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे ताकि सड़कों से या रेलगाड़ी से माल वहां पहुंचे और उसके बाद वो पूरा सामान तेजी से पूरी दुनिया में खपत के लिए जाए। शुरुआत होगी चाइना से, एक तरफ सप्लाई जाएगी रशिया को, और रशिया के आगे तो कुछ है नहीं, और दूसरी तरफ सप्लाई जानी है यूरोप को, सेंट्रल एशिया को, अफ्रीका को और पार्टली मिडल ईस्ट को। ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है। इसका मतलब ये है कि पूरी तरह से चाइना अंतरराष्ट्रीय बाजार पे कब्जा करना चाहता है, और वो क्यों करना चाहता है इसकी चर्चा मैं आपके साथ करूंगा। दूसरी तरफ इस पूरे बढ़ते हुए इन्फ्लुएंस को अमेरिका को कर्टेल करना है, क्योंकि आज दुनिया में जो 2 बड़ी ताकतें हैं जो आमने सामने हैं, एक तरफ अमेरिका, दूसरी तरफ चाइना। अमेरिका ने ये पहले ही इनिशिएटिव शुरू कर दिया है कि हमें चाइना को आर्थिक रूप से कमजोर करना है, क्योंकि जब तक चाइना के पास आर्थिक शक्ति रहेगी, वहां पे सरप्लस ट्रेड रहेगा, अमेरिका उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि वो सरप्लस ट्रेड से वो पूरी दुनिया में कमोडिटी मार्केट्स को हिला सकता है, साथ ही साथ अपनी सुरक्षा जरूरतों पे बहुत ज्यादा खर्चा कर सकता है, जिसके कारण साउथ चाइना सी के जितने भी देश हैं उन सबको वो डरा सकता है। ये स्थिति अंतरराष्ट्रीय बाजार में बहुत क्लियर है। दूसरी तरफ अमेरिका को यह लग रहा है कि जिस तरह से चाइना का वर्चस्व बढ़ रहा है, जो अमेरिका और उनके जो यूरोपियन एलाइज हैं उनका इन्फ्लुएंस दुनिया की पॉलिटिक्स में कम हो रहा है, उसको भी बनाना है। इसीलिए चाइना जो कर रहा है उससे बेहतर और उसका काउंटर करना जरूरी है। इस बात को हमें समझना। चाइना के इन्फ्लुएंस को कम करने के लिए एक चीज और है जिस पे अमेरिका ने ऑलरेडी काम शुरू कर दिया है, वो है टेक्नोलॉजी। अमेरिका ने अपनी सारी सॉफ्टवेयर कंपनीज को ये बोल दिया है कि आप कोई भी कटिंग एज सॉफ्टवेयर चाइना को नहीं देंगे, और दूसरी तरफ चाइना ने अपनी कंपनियों को ये बोल दिया है 2027-28 के बाद कोई भी विदेशी सॉफ्टवेयर आप इस्तेमाल नहीं करेंगे, आपको जो भी करना है वो चाइनीज सॉफ्टवेयर ही करना होगा।
ये चाइना की स्टेटेड पॉलिसी है, मेक इन चाइना के तहत, आत्मनिर्भर चाइना के तहत जो काम हुआ है उसमें ये बहुत क्लियर है। इसके अलावा जो सबसे बड़ा काम है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, चाहे वो श्रीलंका में पोर्ट हो, चाहे अफ्रीका में हो, मिडिल ईस्ट में हो, लैटिन अमेरिका में हो, ऑस्ट्रेलिया के पास न्यूजीलैंड में हो, या छोटे बड़े जो देश उनको मिल जाते हैं, चाइना हर जगह इन्वेस्टमेंट कर रहा है, खासकर पोर्ट इन्वेस्टमेंट्स में। इसका पर्पस ये है कि चाइना जो पूरा ट्रेड है वो अपने कब्जे में करना चाहता है, पैसे की कमी नहीं। इसको काउंटर करने के लिए अमेरिका को कुछ सोचना होगा। तो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को काउंटर करने के लिए अमेरिका, यूरोप, इंडिया ने मिलकर एक प्लान बनाया है। वो ये है इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर। अगर आप इस कॉरिडोर को ध्यान से देखें तो शुरुआत होती है बॉम्बे से। एक बड़ा पोर्ट जो है, जो अमेरिका और इंडिया के साथ जिसकी दोस्ती अच्छी है और पिछले दिनों आपने देखा होगा बहुत क्लोज कॉर्पोरेशन हो रहा है, वो हो रहा है यूएई और सऊदी अरेबिया के साथ। भारत के लगातार वहां पे विजिट्स हो रही हैं, वहां के नेता भारत से मिल रहे हैं, और ये पूरा प्रयास है कि इंडिया से शिप्स के थ्रू माल जाएगा दुबई, और दुबई से बाई लैंड रूट से जाएगा सऊदी अरेबिया होते हुए जॉर्डन, और जॉर्डन से इजराइल, और इजराइल से वहां जो सबसे बड़ा पोर्ट है हाइफा, वहां पे जाएगा। और आपको पता है कि हाइफा पोर्ट में मैनेजमेंट जो है वो अडानी का भी है। इसका मतलब ये है कि बॉम्बे से लेकर लास्ट पोर्ट दोनों पे भारत की कंपनी, और ये रूट क्योंकि बाई लैंड रूट है, और अगर आप ध्यान से देखेंगे बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में चाइना ने सऊदी अरेबिया को बाहर रखा है, क्योंकि उसको ईरान का साथ चाहिए, और ईरान का साथ इसलिए चाहिए ताकि सेंट्रल एशिया में पहुंचा जा सके, और सेंट्रल एशिया से फिर ईस्टर्न यूरोप, और ईस्टर्न यूरोप से फिर वेस्टर्न यूरोप। ये थी चाइना की स्ट्रेटेजी। लेकिन जो इंडिया मिडल ईस्ट यूरोपियन कॉरिडोर है, जब वो हाइफा पोर्ट पहुंचता है, वहां पे एक सबसे बड़ा खतरा है, एक तरफ हिजबुल्ला और दूसरी तरफ था हमास, और ये दोनों ईरान के समर्थक हैं। आप इस बात को समझ लीजिए कि जब तक हिजबुल्ला एक थ्रेट बन के रहेगा, और जो हाइफा से करीब 50-60 किलोमीटर दूर ही है, वहां पे हमेशा इस बात का थ्रेट रहेगा, डिस्टरबेंस रहेगा कि वहां पे कोई भी बड़ा इन्वेस्टमेंट ना आए, क्योंकि हिजबुल्ला लगातार इजराइल पे आक्रमण करता रहा है। इसीलिए वहां पे डिस्टरबेंस कम हो, एक्चुअली हिजबुल्ला को हटाना जरूरी था, और इसके पीछे अमेरिका का पूरा समर्थन है, क्योंकि अमेरिका का तो कानून ये कहता है कि अगर इजराइल पे कोई खतरा आएगा तो अमेरिका पूरी सहायता करेगा। हिजबुल्ला अपना पूरा काम करता, लेकिन हमास ने जिस तरह से 7 अक्टूबर को आक्रमण किया, और जिस तरह से वहां पे घटना हुई इजराइल में, उसने पूरा अटेंशन हमास की तरफ कर दिया, और स्थिति ये हुई कि हमास में जो गाजा स्ट्रिप है उसको पूरी तरह से तबाह करने के बाद, जब इजराइल को ये लग गया कि अब शायद वहां कोई उम्मीद बची नहीं है, सारे नेता मर गए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह से टूट गया है, अब जब भी वो बनेगा वो इजराइल की परमिशन से ही बनेगा, और इजराइल डिसाइड करेगा कि अब उसका लेआउट क्या होगा, कौन कंस्ट्रक्शन करेगा, क्योंकि उनके पास तो पैसे हैं नहीं। तो एक हिसाब से गाजा पट्टी का मैनेजमेंट और डेवलपमेंट अब इजराइल और उनके साथियों को ही करना होगा, और वो इसलिए भी जरूरी है क्योंकि उनको अगर अपना थ्रेट कम करना है तो अपने हिसाब से डिजाइन करें। दूसरी तरफ थ्रेट है हिजबुल्ला। जैसे ही उनको लगा कि हमास अब थ्रेट नहीं है, तुरंत एक हफ्ते में पूरा फोकस शिफ्ट हो गया हिजबुल्ला, और हिजबुल्ला में पहले पेजर अटैक, वॉकी टॉकी अटैक, सुनियोजित तरीके से कि पहले आप उनके जो हिजबुल्ला के एक्टिविस्ट हैं या उनके जो आतंकवादी हैं, आप उनको न्यूट्रलाइज कर दीजिए। जब वो न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, अपने अपने बंकर्स में पहुंच नहीं पाएंगे, अपने अपने मिसाइल पॉइंट्स पे पहुंच नहीं पाएंगे, कम्युनिकेशन टूट जाएगा, और साथ ही साथ जब कम्युनिकेशन के लिए कोई कम्युनिकेशन सिस्टम नहीं रहेगा,
तो जितने नेता हैं उनको फिजिकली बाहर आना पड़ेगा, क्योंकि वो सब बंकरों में रहते थे। जब उनको एक दूसरे से कम्युनिकेट करना होगा तो अब फिजिकली करना होगा, क्योंकि कम्युनिकेशन सिस्टम तो सब डिफंक्ट हो गए या डिस्ट्रॉय हो गए। और इसी का फायदा उठा के इजराइल ने जितने हिजबुल्लाह के बड़े कमांडर थे उनको मौत के घाट उतारा। और सबसे बड़ा घटनाक्रम आज हुआ जब हसन नसरुल्लाह की भी मौत हो गई। अभी भी जो इजराइल ने कहा है कि खतरा टला नहीं है, उसका कारण बहुत सिंपल है कि जितने हथियार अभी हिजबुल्लाह के पास हैं, जब तक इजराइल उनको नहीं खत्म करेगा, हाइफा पोर्ट के ऊपर खतरा बना रहेगा। और जैसे ही हिजबुल्लाह को न्यूट्रलाइज किया जाएगा, हमास एक तरफ तो हो गया, अब पूरा फोकस रहेगा हिजबुल्लाह को न्यूट्रलाइज करना। उसके लिए अगर लेबनान के साउथ पार्ट को भी डिस्ट्रॉय करना पड़ा तो इजराइल करेगा, फिर रिकंस्ट्रक्शन हो जाएगा, वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं। लेकिन जो इंडिया मिडल ईस्ट हाइफा कॉरिडोर है, आप उसको सुरक्षित कर पाएंगे, क्योंकि टारगेट ये है कि इस कॉरिडोर को जल्दी से जल्दी बनाना है अगर चाइना के इन्फ्लुएंस को काउंटर करना है। इसीलिए सऊदी अरेबिया कुछ नहीं बोला, क्योंकि उनको पता है कि इस पे काम जरूरी है और हाइफा को सुरक्षित करना जरूरी है। और हिजबुल्लाह वैसे भी ईरान के साथ है, और स्ट्रेटेजिकली और पॉलिटिकली ईरान और सऊदी अरेबिया एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं। एक तरफ शिया समुदाय, दूसरी तरफ सुन्नी समुदाय। ये राइवलरी मोहब्बत साहब के टाइम से चल रही है। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि ये जो बड़ा चेस गेम है, इसमें हिजबुल्लाह एक कांटा था। इसीलिए अमेरिका ने पूरी छूट दे रखी थी इजराइल को कि आप इस कांटे को निकालिए, और जो हथियार और पैसा चाहिए वो अमेरिका देगा, यूरोप देगा, सऊदी अरेबिया भी फंड करेगा। और इसीलिए आपने देखा होगा यूएन की स्पीच के अंदर प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने बहुत साफ कहा था कि देखिए, हमारे रिलेशन यूएई से बहुत अच्छे हो गए हैं, हम दुश्मनी नहीं चाहते, सऊदी अरेबिया से हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जॉर्डन से हम अच्छा काम कर रहे हैं। हकीकत यह है कि ये तीनों देश इस समय इस कॉरिडोर का हिस्सा है। इसके जो बाहर है वो चाइना का हिस्सा है। तो इस बड़े चेस गेम में हसन नसरुल्लाह का जाना इसलिए जरूरी था क्योंकि अब ईरान से कोऑर्डिनेट कौन करेगा। जितने बड़े लीडर हैं वो सब मारे जा चुके हैं। हमास और हिजबुल्लाह में कोऑर्डिनेशन नहीं हो सकता क्योंकि दोनों तरफ की लीडरशिप खत्म हो गई है। अब नई लीडरशिप को आज की दुनिया में तैयार करना इतना आसान नहीं, क्योंकि ईरान बुलाएंगे और वहां से फिर हथियारों की सप्लाई होगी, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर दोबारा बनाया जाएगा। अब ये बहुत मुश्किल है। और जहां तक बात है हसन नसरुल्लाह की, इस बात को आपको मानना पड़ेगा कि इजराइल की खुफिया एजेंसी जब बोलती है कि रियल टाइम बेसिस पे हमारे पास इंफॉर्मेशन थी, इसका मतलब ये है कि हमास में भी मोसाद की घुसपैठ थी और उनको ये पता लग रहा था कि कौन कहां कब मूव कर रहा है। और जैसे ही वो अपने बंकरों से बाहर आए हेडक्वार्टर में मीटिंग के लिए, उसी समय बमबारी की गई। और साथ ही साथ इसका असर क्या हुआ, ईरान के जितने बड़े नेता हैं वो सब अंडरग्राउंड हो गए, सबको सुरक्षित बंकरों में शिफ्ट कर दिया गया। क्योंकि अगर हिजबुल्लाह के ऊपर आक्रमण बढ़ता है और ईरान अगर अपनी तरफ से कोई बड़ी कार्रवाई करता है, तो ईरान को काबू में करने के लिए इजराइल को इस बात की छूट दी गई है कि आपको जो अटैक ईरान पे करना है आप करें। और दूसरी तरफ ईरान ने तो कह ही दिया है कि ईरान में कोई ऐसी जगह नहीं है जो हमसे छुपी हुई है। तो दोस्तों, आप इस बात को समझ गए होंगे कि ये जो घटनाक्रम है हिजबुल्लाह का, हमास का, ये इंडिया मिडल ईस्ट यूरोपियन कॉरिडोर को जल्दी से जल्दी सुरक्षित रूप से बनाने के लिए जो रास्ते में बाधाएं थी उनको साफ करने का एक तरीका है। ये एक बड़ा चेस गेम है जिसमें हिजबुल्लाह एक कांटा था, उसको हटाना जरूरी था। अदरवाइज तो झगड़ा बहुत पुराना था, 30 साल से इजराइल और हिजबुल्लाह में झगड़ा चल रहा है। आज तक तो इतना बड़ा आक्रमण नहीं किया क्योंकि आज से पहले ऐसा कोई समझौता नहीं था। आज जैसे ही स्टेक सामने आए, कार्रवाई शुरू हो गई। उम्मीद है दोस्तों कि ये जो घटनाक्रम हो रहा है इजराइल के आसपास,
आप इसके इकोनॉमिक या आर्थिक पहलू को भी समझने का प्रयास करें। ये सिर्फ लड़ाई नहीं है, ये सिर्फ आतंकवादियों की लड़ाई नहीं, क्योंकि अगर यही लड़ाई करनी होती तो इजराइल बहुत पहले कर चुका होता। लेकिन सही टाइम पे सही तरीके से दुश्मन को खत्म करना कम से कम खर्चे में ये जरूरी होता है। अब आप देखिए कि नसरुल हजरुल्लाह की डेथ हो गई, क्या खर्चा लगा? कुछ 100 बिल्डिंगें टूटी और हो सकता है कि 100-200 फ्लाइट्स टेक ऑफ हुई होंगी। अभी तो ग्राउंड फोर्स एंटर नहीं करी और बड़े बड़े लीडर खत्म हो चुके हैं। अब जो सफाई करनी है ग्राउंड फोर्सेस को, वो जितने हथियार और मिसाइल हिजबुल्लाह ने छुपा के रखे हुए हैं, अब इजरायली ग्राउंड फोर्सेस जाएंगी और वो एक एक करके बिल्डिंगों की सफाई करेंगी और वहां से वो हथियार इकट्ठे करेंगी या उनको वहीं डिस्ट्रॉय करेंगी या उठा के वापस इजराइल लेके आएंगी। अब सिर्फ सफाई का काम बाकी है। और आप देखेंगे आने वाले दिनों में इस कॉरिडोर पे काम तेजी से दिखेगा और इसके ऊपर जो समझौते हो रहे हैं, जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है, वो भी आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, बिलियंस ऑफ डॉलर किसी भी लड़ाई पे इसलिए नहीं खर्चे जाते कि वो दुश्मन को मारना है, क्योंकि जैसा अक्सर कहा जाता है कि भाई एक आतंकवादी तो एक टेंट में रहता है जिसकी कीमत होगी मे बी $10-20, उसके लिए आप $1 मिलियन का मिसाइल छोड़ोगे? कोई लॉजिक नहीं। एजेंडा बड़ा है, उसी के तहत ये कार्रवाई हुई। उम्मीद है आप इस नए पहलू को समझे होंगे। आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिखिए, इस वीडियो को शेयर करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक वंदे मातरम।